नाम है विशाल पाठक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इन इंडिया। आज मैं सभी छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय संविधान के प्रस्तावना से आने वाले प्रश्न को और उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आज पूरे प्रियम्बल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्नों के लिए प्रियम्बल से आपका कोई भी प्रश्न छूटा नहीं रहेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तावना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं उद्देशिका। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसे प्रस्तावना या उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो प्रस्तावना क्या होती है ये जान लेते हैं। हमारी लाइफ में हमें जब भी कोई चीज प्रदर्शित की जाती है तो हर एक चीज का एक मैनुअल होता है, यानी एक नियमावली होती है, एक नियम होता है जो बताता है कि इस चीज को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरीके से रखना है, या इस चीज को बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भी इसी प्रकार प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना को एक दूसरे नाम से जानते हैं उद्देशिका। ये उद्देशिका इसे क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो हम सभी को पता है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को एक संविधान को लेकर एक आदर्श प्रस्तुत किया गया। आदर्श का तात्पर्य यहाँ पर इस बात से है कि हमारा संविधान किस तरह का होगा, उसे बनाने का उद्देश्य क्या होगा और उसमें व्यक्तियों को किस प्रकार के अधिकार या किस तरह के नियम बनाए जाएंगे। तो यह जो आदेश उनके द्वारा पारित किया गया, यानी उल्लेख किया गया, जिसका ये जो आदर्श था इसका उल्लेख एक उद्देश्य के रूप में किया गया और इसी को संविधान सभा ने उद्देशिका के रूप में भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किया है। इसलिए इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूं तो जब भी किसी चीज का निर्माण करना होता है, किसी चीज को बनाना होता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति का सपना होता है एक मकान बनाने का, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एक स्रोत की जरूरत होती है। वह स्रोत कहाँ से आएगा, स्रोत के बाद उसको एक स्वरूप देना होता है, एक ड्राफ्ट देना पड़ता है कि वो कैसा होगा, और मकान बनाने का उद्देश्य क्या होगा वो भी उसको निर्धारित करना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में को बनाने का जब निर्णय लिया गया, जब उसकी शुरुआत की गई, तो संविधान का स्वरूप कैसा होगा ये डिसाइड करना होगा। तो अगर हम मूलतः देखें तो संविधान को हम तीन मुख्य रूप से बांट सकते हैं, तीन मुख्य स्रोतों के रूप में वो उभर कर हमारे सामने आया। सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं ओरिजिन, अर्थात स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, वो कहां से जन्म लिया है, यानी किसके द्वारा उसने जन्म लिया है, तो सबसे पहली बात जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना में जो शब्द शुरू होकर निकलता है वो होता है हम भारत के लोग। वहां स्पष्ट रूप से लिखा रहता है हम भारत के लोग, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ सीधे सीधे जनता की बात की जा रही है। यहाँ सीधे सीधे जनता को डिनोट किया जा रहा है कि हम भारत के लोग, अर्थात जनता कह रही है कि हम भारत के लोग इस संविधान को बनाने जा रहे हैं। इसे किसी एक व्यक्ति या किसी एक सभा ने मिलकर नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत की जनता ने मिलकर बनाया है। ठीक, दूसरे रूप में अगर हम देखें तो उसके अंदर आता है कि उसका नेचर, यानी उसका स्वरूप कैसा होगा, संविधान का स्वरूप कैसा होगा। अब इस स्वरूप को देखने के लिए जैसे एक घर को बनाना होगा तो उसका चलचित्र कैसा होगा, कैसे उसको निर्धारित करेंगे, किस तरीके का वो घर बनेगा, ये सबसे पहले ड्राफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तीसरा जो अंग होगा वो होगा कि उस घर को बनाने का उद्देश्य क्या है, उस घर को बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक इन्हीं तीन टॉपिक्स को समझकर हम ये जान सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य, स्वरूप और स्रोत क्या था।
स्रोत हम जान चुके हैं कि भारतीय संविधान को बनाने का स्रोत था हम भारत के लोग अर्थात जनता। भारतीय संविधान को बनाया है जनता ने। स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में क्या क्या चीजें आती हैं ये जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका पहला रूप जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा सामाजिक, अर्थात हम इसे समाजवाद भी कह सकते हैं, समाजवाद। दूसरा उसका स्वरूप है समाजवाद। तीसरे रूप में हम इसको देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा मुख्य है गणराज्य। इसे गणतंत्र भी कहते हैं, गणतंत्र। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके कुछ उद्देश्य भी हैं बनाने के, जिसमें सर्वप्रथम न्याय की बात की जाती है। न्याय तीन तरह के न्यायों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो वो है स्वतंत्रता। तीसरा समता। चौथा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किया गया है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो एकता एवं अखंडता। और छठा जो अंतिम उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित है वह छठा जो अंतिम उद्देश्य उल्लेखित है वह है बंधुता। बंधुता। अगर हम इन सभी शब्दों के बारे में जान लें तो हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संक्षेप में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं एक एक शब्दों के बारे में जानते हुए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। मुझे उम्मीद है कि यह जानने के बाद आप पूर्णतः प्रियम्बल के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्रोत से। स्रोत जैसा कि हमने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान में को बनाने का जो स्रोत है वह सीधे सीधे जनता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सिर्फ जनता एकमात्र स्रोत है भारतीय संविधान को बनाने का। अब भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, वो कैसा होगा? जब बनाने की बात चल रही थी तो भारतीय संविधान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए जो प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। वही शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं। एक एक शब्द को पढ़कर इसका अर्थ जानकर हम ये समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। तो जानते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है यानी भारत के ऊपर आंतरिक या बाह्य दोनों ही तरह का दबाव किसी भी देश का नहीं, अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उस पर बाहरी किसी भी प्रकार का नियंत्रण अब नहीं रहा है। दूसरा शब्द है समाजवाद। तो समाजवाद को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यूरोपीय समाज को समझना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स ने जब यह समाजवाद दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था, यूरोपीय समाजवाद, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत का समाजवाद भी यूरोपीय समाजवाद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके जैसा दिखता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय समाजवाद यूरोपीय से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद गांधीवादी और नेहरू जी के आदर्शों और उनके व्यवहार और उनकी सोच से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये उन्हीं का ही प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ता है। तो यूरोपीय समाजवाद ऐसा था कि वहां पर अमीर और गरीब दो वर्ग बहुत बुरी तरीके से बटे हुए थे। वहां पर हमेशा वर्ग संघर्ष देखने को मिलता था। तो जब एक गरीब को अमीर वर्ग के साथ
समाज में एक साथ मतलब समानता का भाव उत्पन्न करना होता था तो वो क्या करते थे, संघर्ष करते थे। हर एक गरीब को संघर्ष करके अमीर वर्ग के साथ अपना सामाजिक दायरा जो है वो बनाना पड़ता था। तो वह उसका जो स्रोत था समाजवाद का यूरोपीय में, वह था संघर्ष का। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बंधुता और एकता के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसी समाजवाद की व्याख्या भारतीय संविधान में की गई है। संघर्ष उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब अगला टॉपिक है पंथनिरपेक्ष। इसमें पंथनिरपेक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान में साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत में रहने वाले व्यक्ति कई प्रकार के धर्मों के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं है। भारत राज्य किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले लोग यानी भारतीय किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चौथा शब्द है इसमें लोकतंत्र। यह सबसे खास बात है कि भारत ने लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया है, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा आप सभी को मालूम होगी, हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब्राहम लिंकन का वो कथन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुना जाता है वही जनता पर राज करता है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी जहां पर जनता का शासन होता है। ठीक है, तो भारत ने लोकतंत्र शासन को चुना है। अंतिम शब्द जो इसके स्वरूप को दर्शाता है वह है गणराज्य। अब यह शब्द आपको अच्छे से समझना होगा कि भारत को गणराज्य या गणतंत्र क्यों कहते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र ये सुनने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत थोड़ा मोड़ा एक जैसा है, बाकी बहुत ज्यादा भिन्न है। लोकतंत्र जहां पर जनता का शासन होता है, लेकिन गणतंत्र क्यों कहा जाता है इसको? भारत को रिपब्लिक कंट्री क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मोनार्ची जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर भारत को अगर हम देखें तो यहाँ पर वास्तविक राजा अगर भारत का पूछा जाए तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम संवैधानिक राजा की बात करें, संवैधानिक राजा यानी वह विशेष व्यक्ति जो संविधान के रूप में सबसे सर्वोच्च है, तो वो है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। अब अगर हम इन दोनों लोगों को देखें तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर इन पोजीशंस पर बैठते हैं। अर्थात इसमें कहीं भी आप राजतंत्र को नहीं पाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी के वंशज ही बैठाए जा सकते हैं। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए भारत को एक गणराज्य या गणतंत्र के रूप में डिनोट किया जाता है। तो ये बात हुई भारत के संविधान के स्वरूप। तो स्वरूप कंप्लीट होने के बाद हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। आखिर ऐसा क्या उद्देश्य था जिसको लेकर भारतीय संविधान को किस तरीके से बनाया जाए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जाए वहां के व्यक्तियों को, भारत के व्यक्तियों को, वो चीज निर्धारित कर ली। तो उद्देश्य में जो सबसे पहला शब्द निकल कर आता है वह होता है न्याय। यानी भारत में किस तरह के न्याय की बात की गई है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि भारत में 3 तरह के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान में: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां से ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, आर्थिक की गई है, राजनीतिक, धार्मिक नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसका अपना कोई धर्म नहीं। तो यहाँ पर 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई। सामाजिक न्याय अर्थात समाज में सभी को एक जैसा दर्जा दिया गया है, सभी को एक समान, वहां पर समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य उस चीज से है
कि भारत में सभी को एक बराबर अर्थ के रूप में कमाने की व्यवस्था, अर्थात उनको एक, आप डीपीएसपी जब पढ़ेंगे, जब आप अगली क्लासेस में हम मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, तो डीपीएसपी में आप देखेंगे कि राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे महिला और पुरुष में कोई भेदभाव किसी भी तरह के आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से नहीं किया जाएगा। आप इसको आर्टिकल 39 में देख सकते हैं। आर्टिकल 39 में यह बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जहां पर उसको नौकरी में या फिर किसी तरीके के वेतन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की न्याय की व्यवस्था बताई गई है। राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक रूप से सभी व्यक्तियों को एक नजरिए से देखा जाएगा, उनको एक जैसा न्याय प्राप्त कराया जाएगा। तो इस प्रकार 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। दूसरा जो शब्द उद्देश्य में जोड़ा गया वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आशय इससे है कि व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता दी जाए जिससे वो खुद का विकास कर सके, और जब व्यक्ति खुद का विकास करेगा तभी राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। और स्वतंत्रता कैसी और कितनी दी गई है, यह जब हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि व्यक्ति को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समता, समता अर्थात अवसर की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य में निवासित सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक जैसी सुविधा उपलब्ध कराए। उसी में महिला हो या पुरुष सभी को एक समान अवसर प्राप्त कराना, एक समान एक कार्य के लिए वेतन देना, सभी तरह की व्यवस्था राज्य करेगा। तो समता का आशय यहाँ पर उससे प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर उसे संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार, हर तरीके के राइट्स उसको प्रदान किए गए हैं जिससे एक व्यक्ति अपना जीवन यापन गरिमा युक्त होकर कर सके। व्यक्ति की गरिमा को भी हम आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का, तो उसमें जानेंगे कि व्यक्ति कैसे अपने जीवन यापन गरिमा युक्त होकर कर सकता है। एकता और अखंडता, भारत विविधता का राज्य है, हम सभी लोग जानते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, कई प्रकार के धर्म यहाँ पाए जाते हैं, धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र भी कई प्रकार के भिन्न हैं, फिर भी भारत में एकता और अखंडता बरकरार है। और संविधान का ये उद्देश्य भी है कि उस एकता और अखंडता को बरकरार रखे। बंधुता यानी भाईचारा, इसको हम भाईचारे से भी डिनोट कर सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के और विभिन्न स्वरूपों के लोग निवासित हैं, यहाँ निवास करते हैं, लेकिन उनमें भाईचारा सदैव बना रहता है। राष्ट्र की बात होती है तो सभी व्यक्ति एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं और एक समान दृष्टि से व्यवहार करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इन शब्दों के आधार पर संविधान को प्रस्तुत या दिखाया जाना या इंट्रोड्यूस करने के लिए उल्लेखित किया गया है। इन सभी के अर्थों को अगर आप भली भांति जान लेते हैं तो भारतीय संविधान को संक्षिप्त रूप में आप पूरे संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। तो यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना का स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य आपको यह बताता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या था, उसका स्वरूप कैसा है और उसका उद्देश्य क्या था। तो इससे आपके प्रश्न कैसे उठ सकते हैं, अब ये देखने की बात है कि इससे प्रश्न कैसे उठेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो उठता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो एक डेट सभी के नजर में आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हम जब भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना की शुरुआत जो हम भारत के लोग से शुरू होती है वह अंगीकृत किया जाता है से खत्म होती है। तो अंगीकृत का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, उसे एक्सेप्ट करना। तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर सन 1949 को उसे एक्सेप्ट किया गया। पहली डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे सभी लोगों को याद रखना होगा। दूसरी चीज
जो सामने आती है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो कहां से ली गई है। दो तरीके के प्रश्न उठते हैं कि संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया था और इसकी भाषा किस देश से ली गई है। तो दोनों ही अलग अलग देशों की है। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए कि प्रस्तावना का विचार जो है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और जो भाषा चुनी गई, जिस भाषा में लिया गया वह है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दो तरीके के प्रश्न उठकर सामने आते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और उसकी जो भाषा थी वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये दोनों चीज चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये बहुत ही बहुप्रचलित दो केस के माध्यम से दो वाद चले थे, जो भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, कई तरीके के न्यायालयों में इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। एक बहुत प्रचलित केस है बेरुबारी वाद, जो 1960 में चला और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह देखा और यह आदेश दिया, यह उल्लेख किया कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने यह तर्क दिया कि संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता, संविधान में नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह संविधान का अंग नहीं है। ध्यान रखिए कि बेरुबारीवाद में जो 1960 में चला था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 13 वर्षों बाद अर्थात 1973 में फिर से एक बहुत प्रचलित केस सामने आया जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में जो 1973 में चलाया गया, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को बदलते हुए यह एक्सेप्ट किया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। और जब अंग उसको निर्धारित कर दिया गया, अर्थात उसमें अब किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक मुख्य बात, एक नोट के रूप में उल्लेखित की कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने 1960 के फैसले को बदलते हुए ये एक्सेप्ट किया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी संविधान का मूल अंग है और उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे में। यानी जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त प्रस्तावना में जो चीजें उल्लेखित थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, यह उल्लेखित किया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या निकलकर सामने आया? उसके परिणाम स्वरूप एक बात निकलकर सामने आई कि 1976 में संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन 1976 में यह
42वां संविधान संशोधन था। तो इसमें उसके मूल ढांचे में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मगर 3 शब्द इसमें और जोड़े गए। आप समाजवाद जो एक शब्द देखते हैं, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, यह 3 शब्द 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए, लेकिन उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। तो सवाल उठकर आ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए। तो आपको यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि वह शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, लेकिन उसके मूल ढांचे में अर्थात संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस वक्त जो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द थे उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके बाद अब 2 और चीज है मुख्य जो आपको जाननी चाहिए। एक और चीज इसके साथ साथ आप जान लीजिए कि संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है, संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो संसद को ये पावर किससे मिलती है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संसद को यह पावर देता है कि वह संविधान में किसी प्रकार का संशोधन, उचित संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही साथ संशोधन की बात हो रही है, चलिए एक और चीज आप मेंशन कर लीजिए कि संविधान में अब तक कुल 126 संशोधन बिल या विधेयक कह सकते हैं, विधेयक, संशोधन विधेयक सदन में लाए गए हैं, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 104 संविधान संशोधन हुए। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एकमात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें सिर्फ 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। इसके अलावा आज तक प्रस्तावना में एक के अलावा कभी भी संशोधन नहीं किया गया। 104 संशोधन कुल हो चुके हैं संविधान में अभी तक, लेकिन कभी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी या फिर एसएससी किसी बड़ी प्रकार की समझाए, तो NA पालकी वाला एक नाम नोट करेंगे आप लोग, NA पालकी वाला, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को नाम दिया हुआ है। तो आप एक नाम नोट करेंगे, NA पालकी वाला, जिन्होंने संविधान को परिचय पत्र के नाम से डिनोट किया हुआ है। परिचय पत्र, NA पालकी वाला ने संविधान में प्रस्तुत प्रस्तावना को परिचय पत्र के नाम से संबोधित किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि NA पालकी वाला ने संविधान की प्रस्तावना को किस अन्य नाम से प्रस्तुत किया है? तो वह है परिचय पत्र। दूसरा, एक लोग और हैं जिन्होंने दिया हुआ है, वह है मल्लारी कृष्णास्वामी अय्यर। मल्लारी कृष्णास्वामी अय्यर, इन्होंने दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। दीर्घकालीन सपनों का विचार, इन्होंने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। तो ये 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को AN पालकी वाला के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? तो वह है परिचय पत्र। एक और प्रश्न आ सकता है कि मल्लारी कृष्णास्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना को किस अन्य नाम से संबोधित किया है? तो वह है दीर्घकालीन सपनों का विचार। इससे आप जान सकते हैं। ठीक है, और एक और बात आपको जाननी जरूरी है प्रियम्बल के बारे में
कि प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा, एक और नाम से इसको जानते हैं संविधान की कुंजी भी इसे कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तावना को कैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रश्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी प्रश्न में आपको यह पूछे कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तब आप वहां पर आर्टिकल 32 को टिक करेंगे कि B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। लेकिन अगर वहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिक्र ना किया गया हो और सिर्फ पूछा गया हो कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप वहां पर प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को टिक करेंगे। उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मुझे लगता है कि सभी तरीके के शब्द को हम एक बार पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या है प्रियम्बल में, इसके बाद से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।